तो कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा। आज हम इस चैप्टर का मात्र इंट्रोडक्शन करेंगे और कल से इसको सही ढंग से संचालित कर देंगे अपने। तो इंट्रोडक्शन जरूरी है, कोई भी लेक्चर आपका छूटना नहीं चाहिए। यदि आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो आपका कोई भी टॉपिक बीच में से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। और साइंस का मतलब है कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है, और बीच में से अगर कड़ी निकल जाए तो जंजीर किसी काम की नहीं है। ठीक इसी तरीके से साइंस का भी अगर कोई लेक्चर आप छोड़ देते हो तो आपके साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर याद नहीं रहेगा, आगे कड़ी नहीं बनेगी तो आपको आपके माइंड में नहीं बैठेगा। और साइंस में सिस्टमेटिक ढंग और स्टेप वाइज स्टेप चलना जरूरी होता है। इसलिए आज हम कर रहे हैं स्थिर विद्युत विभव, और पहला ही टॉपिक हमारा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विभव को परिभाषित करने से पहले हम बात करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कूलाम नियम, गाउस नियम, और 11वीं क्लास के अंदर हमने पढ़े थे स्प्रिंग, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी। इसमें हम पढ़ेंगे आवेश के कारण। ये मान लेते हैं कोई आवेश क्यू यहां पड़ा है, इस बिंदु पर आवेश क्यू पड़ा है, और इस आवेश के चारों तरफ क्या है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर किसी समय आवेश Q0 स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यहां पे स्थित है। और हम क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A से इस परीक्षण आवेश को बिंदु B तक लाना चाहते हैं। परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाना चाहते हैं। अब मान लिया किसी समय ये आवेश जब हम यहां से यहां ला रहे हैं तो किसी समय ये बिंदु P पर है। यहां पे हम एक अल्पांश लेंगे dr, लंबाई अल्पांश है ये dr, यहां से यहां तक ये अल्पांश है। इसको मैं ये बना देता हूं, एरो लगा देता हूं, इतना ये dr है। अब हम इस आवेश को यहां से यहां ला रहे हैं, विस्थापन dr है। तो देखो भाई, हम इधर से इधर ला रहे हैं और ये धनावेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो ये है। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है तो अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होती है, विद्युत बल की दिशा में होती है। यानी कि जो आवेश हम एकांक धनावेश जो ला रहे हैं बिंदु A से B की तरफ, उस आवेश पर जो बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। जबकि हम इस आवेश को इस दिशा में ला रहे हैं। 2 मिनट मैं फैन ऑन कर देता हूं। हम इस आवेश को इधर से इधर ला रहे हैं, मतलब ऐसे ला रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो बल होगा F एक्सटर्नल, जिसको हम बोलेंगे बाह्य बल। क्या बोलेंगे, बाह्य बल। अंग्रेजी में EXT लिख देते हैं, ठीक है। बाहर से हम जो बल आरोपित कर रहे हैं वो इस दिशा में लग रहा है,
जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। अब बिंदु P पर दो बल आरोपित हो रहे हैं, एक बल हम इस तरफ लगा रहे हैं और हम जो काम कर रहे हैं इस विद्युत बल के विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, F एक्सटर्नल बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा किसके, विद्युत बल के। बिंदु P पर विद्युत बल के विपरीत दिशा में होगा बाह्य बल, जो हम इस पे आरोपित कर रहे हैं बिंदु A से B तक इस आवेश को लाने में कर रहे हैं। तो जो बल लग रहा है बाह्य बल, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल के विपरीत दिशा में होगा। तो एक बात तो हमें ये याद रखनी है, और हमें पता है विद्युत बल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार इसको हम इक्वेशन नंबर दे दें, जितना समझ में आ रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब देखो आवेश क्या है, Q0 है, इस पे बल लग रहा है विद्युत बल। अब विद्युत बल निकालना होता है तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, हम यहां पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम लिखेंगे E सदिश बराबर F सदिश बटे में Q सदिश। हमने ये परिभाषा लिखी थी जब पहला चैप्टर किया था। एकांक परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसी से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत बल जो है वो हमारे पास आएगा Q0 E वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लो। समीकरण 1 2 की तुलना कर लें तो हमारे पास F एक्सटर्नल जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस Q0 E वेक्टर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहां तक मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आएगी। देखो दोबारा से, हमने यहां पर एक आवेश माना, इस आवेश के कारण चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। हम किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाना चाहते हैं। तो जब परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाएंगे तो दो प्रकार के बल काम करेंगे। हम ला रहे हैं तो हमारा जो बल है बाह्य बल कहलाएगा, और जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक बल। विद्युत क्षेत्र के कारण बल, विद्युत क्षेत्र के कारण बल कहेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी हमारे पास 3 नंबर इक्वेशन आ गई। अब हम बिंदु P पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं हम बिंदु यहां पे थे, ये Q बिंदु है, Q से P पर पहुंचे। बिंदु Q से, यहां पे लिखो परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु Q से P तक लाने में किया गया कार्य। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अपने पिछली क्लास 11वीं में पढ़ा था। अगर पढ़ा हो या पढ़ाई कोरोना के बैठ चढ़ की हो तो पता नहीं। तो देखो भाई, हम ज्ञात कर रहे हैं कार्य। तो कार्य बराबर क्या था, कार्य बराबर था भाई बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन था। तो कार्य को हम W से लिखेंगे
और W कहां से कहां तक ला रहे हैं, ए बी, बिंदु ए से बी तक ला रहे हैं। और बल हमारा क्या है, F वेक्टर एक्सटर्नल है, और डॉट डी आर वेक्टर। तो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या होता है, कार्य कहलाता है। बल तथा विस्थापन का जो अदिश गुणनफल है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और ये देखो इतनी सी दूरी, ये अल्पांश दूरी है, तो ये किया गया कार्य भी अल्पांश होगा, अल्प कार्य होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और एक स्टेप और आगे चलते हैं। समीकरण 4 में हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 4 में समीकरण 3 से F वेक्टर एक्सटर्नल का मान रखने पर, तो मान रख दो, तो हमारे पास आ जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यह है ए बी, इसको ए बी मत ही लिखो, संपूर्ण के लिए लिखेंगे अपने। ये तो छोटे से अल्पांश के लिए कार्य है, तो यहां पे ए बी नहीं लिखें। अब देखो भाई, अब बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन नंबर 5 का क्या कर देंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे। तो परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कुल कार्य, ये लिखेंगे अब हम। कुल कार्य कितना होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो भी, कुल कार्य ज्ञात करना है, कहां से कहां तक लाए हम, बिंदु ए से बी तक लाए। बिंदु ए से बी तक लाए तो हमें करना होगा समाकलन। समाकलन में हमने यहां पे भी किया इंटीग्रेशन ए टू बी किया, जो जिससे हमें क्या मिला था, डब्ल्यू ए बी मिला था। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है, अवकलन का क्या होता है, दुश्मन होता है, एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। तो हमारे पास डब्ल्यू ए बी आ जाएगा, यहां ए और यहां पे बी। तो देखो भाई, यहां पे मैं डब्ल्यू बी का मान समीकरण 5 से रखूंगा। तो किया गया कार्य समीकरण 5 का क्या करेंगे, यहां पे लिख देना समीकरण 5 के दोनों तरफ समाकलन करने पर, क्या करोगे, समाकलन करने पर दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। फिर देखो, अब हम इस बीच वाले स्टेप को एक बार छोड़ रहे हैं, छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे पास सीधा डब्ल्यू ए बी आ गया। इंटीग्रेशन ये नियत रहेगा, परीक्षण आवेश की जो मात्रा है नियत है, और हमारे पास ये वेक्टर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है। ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ये हमारी इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना दिया, मान लेते हैं 6 नंबर दे दिया। ये समीकरण आवेश, परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किए गए कार्य को व्यक्त करता है। समीकरण 6 परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किए गए कुल कार्य को व्यक्त करती है। ये लिखना है, समीकरण 6 परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किए गए कार्य को अभिव्यक्त करती है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो
विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो देखो भाई, अब ये जो किया गया कार्य है WAB, इसने क्या किया, यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग थी, यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग थी। यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम था, यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक था। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा कि यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम था, यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक था? तो ये कार्य से पता लगेगा। कार्य से कैसे पता लगेगा? देखो भाई, यहां पे ये धनावेश है और परीक्षण आवेश को हम क्या लेते हैं? सदैव धनावेश लेते हैं। तो परीक्षण आवेश को इस धनावेश के नजदीक लाना पड़ रहा है, नजदीक लाना पड़ रहा है, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। यहां पे कम कार्य करना पड़ेगा और यहां लाओगे तो अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो अधिक कार्य करना पड़ेगा, इसका मतलब यहां पे स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक है और यहां पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कम है। तो ये जो किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, अर्थात हम लिखेंगे UB माइनस UA। देखो भाई, स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिंदु A के लिए है तो UA और बिंदु B के लिए है तो UB। अब देखो, हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि हम अधिक बड़े में से कम बड़ा माइनस करते हैं। तो अधिक स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर है और कम स्थितिज ऊर्जा A पर है। तो ये किया गया कार्य इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं WAB बराबर डेल्टा U बराबर UB माइनस UA बराबर माइनस इंटीग्रेशन A से B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और यहां पे तो ये जो समीकरण है इसको हम 7 नंबर लिख दें। समीकरण जो 7 है, आवेश Q0 के कारण बिंदु A तथा B के मध्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। समीकरण 7 बिंदु A तथा B पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है। किसके कारण? Q0 के कारण बिंदु स्थिति A पर और स्थिति B पर। तो ये इक्वेशन आपको याद रहेगी। अब ये कहता है कि यदि A जो था वो अगर अनंत पे होता, A अगर अनंत पे होता, तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि बिंदु A अनंत पर होता तो क्या होता भाई? अगर बिंदु A अनंत पर होता, यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र से बाहर होता, तो वहां पर विद्युत बल का जो मान होगा Fe का मान 0 होगा। Fe का मान क्या होगा? 0 होगा। और इसके कारण जो किया गया, यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी UA, इसका मान भी क्या होगा? 0 होगा। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण है? विद्युत क्षेत्र के कारण। और विद्युत क्षेत्र अगर नहीं है, ये बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर स्थित है, तभी हम कहते हैं कि अनंत है। अनंत का मतलब है इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसके बाहर है, तो बाहर है तो अनंत पर है। अब वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत बल नहीं लगेगा, और विद्युत बल नहीं है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होगी? बिंदु बी के कारण। तो हम लिखेंगे इस स्थिति में, मैं इसको मिटा देता हूं, इस स्थिति में हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा आएगी डेल्टा यू बी माइनस इंफिनिटी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं यू बी, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है?
0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं अनंत लिखूंगा, यहाँ पे b लिखूंगा और ई वेक्टर डॉट डी आर। तो w a की जगह मैं अनंत लिखूंगा, अनंत से a इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू b, a नहीं है b है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो सिर्फ आवेश की स्थिति बिंदु B पर होने के कारण सिर्फ B की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं UB, सिर्फ UB लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी कण के कारण उसकी स्थिति, किसी परीक्षण आवेश के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में स्थिति के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये था भाई विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट डालना, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। इस तरीके से नहीं तो कोई और तरीके से फिर समझाया जाए। तो बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम एक टॉपिक लेते हैं, विद्युत विभवांतर। क्या? विद्युत विभवांतर। ये स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया तो विद्युत विभवांतर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ये वही बात, आवेश पड़ा है, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु A तथा B स्थित है। उल्टा लिख दो, A और B स्थित है, इनको हमने ऐसे मिला दिया। अब परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं बिंदु A से B पर, बिंदु A से हम B पर ला रहे हैं। तो हमें पता है कि किया गया कार्य WAB होगा। किया गया कार्य क्या होगा? WAB होगा। और ये जो WAB में अगर हम परीक्षण आवेश का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। क्या मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। ये बात हमें लिखनी है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है। और विभवांतर का मतलब इसकी हम अगर हम अलग करके देखें, विभव प्लस अंतर, ये संधि विच्छेद करें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव है उनके अंदर अंतर जो है उसको हम बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं। यहां पर विभव हम मान लेते हैं VA है और यहां पर विभव हमने मान लिया VB है। तो हम लिखेंगे VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA, VB माइनस VA। देखो भाई, अधिक कौन है? जो नजदीक है। कम कौन है? जो दूर है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। धनावेश है, अगर यहाँ पे ऋणावेश होता तो अधिक कौन होता? ये वाला। कम कौन होता? ये वाला। क्यों? परीक्षण आवेश को ऋणावेश क्या करता? अपनी तरफ आकर्षित करता। तो हम जैसे जैसे दूर जाते वैसे विभव की वैल्यू में वृद्धि होती जाती। तो हमारे पास विभवांतर आ गया VB माइनस VA
और इसको हमने लिखा था, ये जो विभवांतर है ये एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हम विभवांतर कहते हैं। एक ये लाइन जरूर लिख लें, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, यानी कि इसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा की बात नहीं होगी। ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक देखो, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। जूल प्रति कूलम। तो विभवांतर का जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलम। और इस मात्रक को छोटा करने के लिए एक वैज्ञानिक थे वोल्ट। उस वैज्ञानिक वोल्ट के नाम से इसको नया नाम दे दिया गया। तो इसका जो एसआई मात्रक होगा उसको हम वोल्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वोल्ट में लिखेंगे। तो विभवांतर का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट होगा। ये हमारे समझ में आ गया वोल्ट। और इसका जो विमा होती है वो लिखें। विमा आपका कार्य है। ये देखो भाई, ये कार्य है और ये आवेश है। तो आप फटाफट से विमा लिख के अपने चैट में डालें। मैं देखता हूं किसका सही है किसका गलत हो रहा है। जल्द से जल्द करें। अब तक एक कमेंट नहीं आया है, जल्द से जल्द करें। M1 L2 T-3 A-1। रेखाराम जाखड़ का कमेंट आ गया है। दूसरा कमेंट राहुल कुमार, वेरी गुड। रेखाराम का भी सही है और राहुल का भी सही है। और देखते हैं कौन कौन कोशिश कर रहा है या सो गए, नींद आ गई। कोशिश नहीं करते और कई तो बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अभी अब करना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं बता देता हूं, डरना नहीं है। हमने बात करी थी कार्य की, और कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो मैं विस्थापन को dr लिख देता हूं। बल की जो विमा होती है M1 L1 T-2 होती है, ये याद ही रखनी है बल की विमा। और इसकी विमा होती है L1। तो इससे हमारे पास कार्य की जो विमा आएगी वो आएगी M1 L, दो बार है L2 T-2 हो जाएगा। ये कार्य की विमा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कार्य की विमा को एक बार ऊपर लिख देते हैं। कार्य की विमा आई हमारे पास M1 L2 T-2 अपॉन
आवेश की जो विमा होती है वो A1 T1 होती है। याद रखना, आवेश की जो विमा होती है वो A1 T1 होती है। तो यहाँ पे A1 T1, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा M1 L2 T-3 और A-1। तो ये विभवांतर की विमा हो जाएगी। इस तरीके से हम विभवांतर को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, हमारे समझ में आ गया है। तो मिटा देता हूं मैं, ये समझ में आ गया है तो। अब हम बात करेंगे विद्युत विभव की। विद्युत विभव की, तो विद्युत विभव को समझने के लिए मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई आवेश पड़ा है और इस आवेश के चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र, और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है यहाँ पे। ये क्या है? ये मान लेते हैं बिंदु जो B था हमारा वो ये है, और A बिंदु कहाँ है? बाहर है विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर। और यहां से हम परीक्षण आवेश को लेके आते हैं बिंदु P तक, बिंदु B तक, बिंदु B तक लेके आते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में या बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश, दोबारा देखें, अनंत पर स्थित बिंदु से किसी परीक्षण आवेश या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो दोनों में अब बात समझ में आनी चाहिए। विभवांतर क्या होता है? जब दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो इन दोनों के विभव में जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर कहेंगे। और विभव की जब परिभाषा देते हैं तो हमारा एक बिंदु अनंत पर होना चाहिए। ये बिंदु क्या है? अनंत पर स्थित है। बिंदु A क्या है? अनंत पर। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। और इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें V AB से करते थे, इसमें V से रिप्रेजेंट किए करते हैं और इसको लिखते हैं W इंफिनिटी टू B अपॉन A। अर्थात हमारा जो पीछे आया था AB, ये फॉर्मूला आया था, वो आया था भाई WAB अपॉन Q0, और इसको हमने लिखा था VB माइनस VA। और अभी जो ये VA है वो VA नहीं होकर V इंफिनिटी है, अनंत पर है। VA नहीं होकर क्या है? अनंत पर है। और अनंत पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे पास VAB बराबर VB बराबर WAB बटे में Q0, बटे में Q0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर जो भी देना चाहे, मैं इसको 2 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। पीछे जो आई थी इक्वेशन उसको 1 नंबर दे देना। तो देखो भाई, आवेश को हम अनंत से लेके आए थे विद्युत क्षेत्र में। यहां पर तो देखो विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो यहां तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, और बिंदु यहां पे लाने। अब देखो विभव सिर्फ अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, बीच के किसी भी बिंदु पर निर्भर नहीं करता। तो हम इस बिंदु की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां लाए हैं तो यहां की और यहां की बात करेंगे। तो यहां पर विद्युत विभव क्या है? 0। तो हम क्या कहेंगे? जो विभवांतर होगा वो बिंदु B पर विभव के बराबर होगा, और विभवांतर 2 बिंदुओं के मध्य होता है, तो ये विभवांतर ने होके क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभव। एक ही बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक आप फटाफट लिखें,
विमा लिखें, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये भी मेरे को बताएं। 3 बातें अभी बतानी है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसका मात्रक क्या होगा, इसकी विमा क्या होगी, और ये अदिश राशि है या सदिश राशि है। जल्द से जल्द लिखें, फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। पिछले क्वेश्चन का आंसर दुष्यंत का भी सही है भाई, वेरी गुड, अच्छा प्रयास। काम करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीखने वाले। काम करना जरूरी है। देखते हैं कितना दिमाग काम करता है, कितना जल्दी चलते हो, फटाफट करते हो कि नहीं करते हैं। एक कमेंट आया है, मात्रक वोल्ट हो जाएगा, विमा वही हो जाएगी, अदिश राशि है। तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, जो मैंने विभवांतर में बताया था वही तो सेम टू सेम बात है। यहाँ पे मात्रक हो जाएगा वोल्ट, इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी आपके समझ में नहीं आती, वोल्ट। और विमा हो जाएगी M1 L2 T-3 A-1, ये हो जाएगी विमा। और राशि आपको पता ही है, अदिश राशि क्या है, अदिश है। ये हर राशि का आपको ये बताना है, कोई भी राशि आप पढ़ो उसमें उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है, वो अदिश है या सदिश है, ये चीजें आपने बतानी है। आज के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में इतना ही। कल एक बढ़िया से अच्छे से टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।